Hey guys, welcome back to Action Capital. I hope you are doing well. So today we will discuss about machinery term loan. इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि डेप्थ में जाने के लिए अभी आपका जो लेवल है वो नहीं है. हम धीरे धीरे करके डेप्थ में जाएंगे. अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ. एनडीओस क्या होता है, सीसी लिमिट क्या होती है. आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट पे अभी वीडियो नहीं बनाई, उससे बनाएंगे हम. उसके बाद टर्म लोन क्या होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट आपको समझा दिया, बैंक गारंटी आपको समझा दिया. तो मैं हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद जब आप सीख लेंगे इन टॉपिक्स को, फिर हम डेप्थ में घुसेंगे कि ये इनका जन्म हुआ क्यों. अरे भैया, एक बिज़नेस चल रहा है. अगर एक बिज़नेस सीसी लिमिट से चल सकता है तो टर्म लोन का जन्म क्यों हुआ. अगर एक बिज़नेस टर्म लोन से चल सकता है तो सीसी लिमिट का जन्म क्यों हुआ. अब जब सीसी लिमिट है तो सीसी मतलब कैश क्रेडिट है तो ओवरड्राफ्ट क्यों है ना. ये सब चीज़ों का हम अलग से हम एनालिसिस करेंगे. आज का जो टॉपिक है मशीनरी टर्म लोन, यानी टर्म लोन जो लिया वो मशीनरी के लिए लिया. तो मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि टर्म लोन तो मैंने बता दिया आपको कि टर्म लोन क्या होता है, बट टर्म लोन किस चीज़ के लिए मैंने आपको बताया था. टर्म लोन जो होता है उसकी एक जाति होती है. बिना जातियों के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है. देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं हम बस मनुष्य हैं, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी कोई जाति नहीं. उनको बोलो अपना ज्ञान अपने पास से रखें, है ना. आपको समाज में जीने के लिए एक जाति चाहिए, एक धर्म चाहिए. उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है. आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है अलग हो, ठीक है. तो मनुष्य तो ऑलरेडी हम पहले हैं ही. मनुष्य ऑब्वियस हम हैं और हमें ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाना है. फालतू चीज़ों पर दिमाग मत मारो, आप वीडियोस देखिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए. तो क्या होता है मशीनी टर्म लोन में, क्या होता है टर्म लोन जो हुआ और टर्म लोन हुआ और जो हमने लिया वो हमने मशीन के लिए लिया. यानी इसकी जाति जो है टर्म लोन की जाति, अच्छा तो ये मशीनी टर्म लोन है. अच्छा ठीक है. तो इसका जो पर्पज़ है वो मशीनरी के लिए है. पर्पज़ मैंने बता दिया, रिपेमेंट शेड्यूल मैंने बता दिया. अच्छा ईएमआई सेट होती है, ठीक है. अब मैं आपको बता रहा हूँ पहले का सिनेरियो. बैंक में बंदा भी आया नहीं है, बैंक में भी आने वाला है. अब क्या होता है, एक बंदा है टकलू ट्रेडर. टकलू ट्रेडर ये एक बिजनेसमैन है जिसे कहते हैं बीएस, बिजनेसमैन है, ठीक है. बैलेंस शीट नहीं, बिजनेसमैन. तो टकलू ट्रेडर का जो बिज़नेस है वो है विग्स बनाने का. ये विग्स बनाता है, यानी हेयर पैच वगैरह बनाता है. आजकल बहुत लोगों को समस्याएं हो रही हैं. रात को देर देर तक जागते हैं, बाल झड़ रहे हैं और 21-22 साल की उम्र में यहाँ तक पूरे बाल पहुँच गए हैं. देखो मेरे तो हैं काफ़ी है. तो टेंशन ले लेके, स्ट्रेस लेके, पढ़ाई में पेपर नहीं निकल रहे और खान पान ख़राब हो चुका है, उस चक्कर में बाल निकल रहे हैं. तो उस चक्कर में इसने सोचा भाई क्यों ना एक नया बिज़नेस बनाया जाए विक्स का. तो ऑलरेडी ये मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है. मैं आपको और भी चीज़ बता रहा हूँ, सच में ये वीडियोस आपकी बहुत कम आएगी. तो जो बैंक का डिपार्टमेंट था, क्रेडिट डिपार्टमेंट, जो उसका एनालिसिस करता है, वो देखेगा बंदा तो स्टेब्लिश्ड है 2021 से. अब देखो एक अफवाह फैला दी कि कोविड की वैक्सीन लगी और सब लोगों के बाल झड़ने लगे. भाई मेरे तो नहीं हुए, कई लोगों के नहीं हुए, कई लोगों के हुए. तो एक होता है ना, मन में एक धारणा बन जाती है, अच्छा कोविड का इंजेक्शन लगा मेरे बाल झड़ने लग गए. इसका कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है. अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई मार्केट में कि जो बता पाए कि हाँ उसी से हुआ है. तो मान लो कोविड 2020 में आया, 2021 में इसने लॉन्च कर दिया अपना बिजनेस. विक्स बनाता था, अच्छा खासा धंधा चल रहा था. लेकिन 2025 में आते उसने देखा यार भाई सारे सारे लोग गंजे हो रहे हैं, एक काम करता हूँ विग बनाता हूँ. तो विग बनाने के लिए एक मशीनरी चाहिए. अच्छा, तो ये मशीन, इसने मशीनरी खरीदने का प्लान बनाया कि भाई एक मशीन लेता हूँ बड़ी वाली, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है. डिमांड इज़ हायर दैन सप्लाई. अच्छा, तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है. अच्छा, तो मैं क्या करूँ, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए मुझे अपने बिज़नेस में माल बढ़ाना पड़ेगा. और माल कैसे बढ़ाऊँगा अपना, कैसे बनाऊँगा, वो मशीनरी चाहिए. अच्छा, तो मशीनरी लेने में पहुँच गया टकलू ट्रेडर पहुँच गया बाल ट्रेडर पे. ओहो वाह, गजब. तो टकलू ट्रेडर बाल ट्रेडर पे पहुँच गया. उसने एग्रीमेंट टू परचेज़ कर लिया. बड़े बड़े बिजनेसमैन एग्रीमेंट टू परचेज़ करते हैं. जैसे आप कोई घर बेचते हो तो आप सेल डीड बनाते हो, एग्रीमेंट टू सेल. एग्रीमेंट टू परचेज़ यानी मैं इस समय पर, इस अवधि में या इस अवधि के बाद तुझसे ये सामान खरीदूंगा. अच्छा, मान लो आपने एग्रीमेंट टू परचेज़ नहीं भी किया, आप उसके दुकान में गए, आपने देखा मशीन वगैरह, गए दुकान यानी उसका गोडाउन में गए जहाँ भी उसका धंधा चलता है, जहाँ पे वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, ठीक है जी. आप गए, आपने बोला भाई एक काम कर मुझे कोटेशन दे दे कि मोटा मोटा मतलब इसका जो कॉस्ट है वो कितना बैठेगा. उससे बोला एक काम कर, 1 करोड़ की मशीनरी. अच्छा, विद जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी देना मैंडेटरी है सरकार को, वरना आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ऊपर से जेल अलग से होगी. अच्छा,
तो इसका मतलब 1 करोड़ की मशीनें भी जीएसटी। अच्छा तो ठीक है, कोटेशन तो ठीक है यार। और मेरी मेरी डिमांडें बहुत ज़्यादा आ रही है। एक वीक मैं करीब करीब 10,000 रुपये की बेचता हूँ, और मेरे पास लगभग 10-15 हज़ार का डिमांड आ रखी है अभी मेरे इंस्टा अकाउंट पे। उसने इंस्टा पे अकाउंट बनाया होगा टकलू ट्रेडर ने, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, क्योंकि वीडियोज़ बना बना के डालता है। देखो ये पैच कैसा है, ये कैसा है, देखो आपको किसी को पता नहीं लगेगा कि आप गंजे हैं, है ना। इस तरह से उसने वीडियो बना बना के काफ़ी फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिए, तो वहाँ से डिमांड आ रही है। अच्छा, डिमांड भी आ गई। अब उसने 1 करोड़ की कोटेशन दी। अब वो 1 करोड़ की कोटेशन लेके बैंक में जाएगा। वो बैंक में गया, बैंक में वो बोलेगा भाई ये कोटेशन है, एक काम करो, मैं एक काम करता हूँ, 20% की डाउन पेमेंट कर देता हूँ। यानी 1 करोड़ की 20% कितना हो गया? अच्छा, 20 लाख की मैंने पेमेंट कर दी। तो बैंक बोलेगा अच्छा तूने कर तो दी, अब हम क्यों करें? अब बैंक बोलेगा एक काम कर, जो तेरा बचा हुआ 80% है, यानी रिमेनिंग बैलेंस आरबी, तो वो हम सीधा डायरेक्ट वेंडर को पेमेंट कर देंगे। डायरेक्ट वेंडर पेमेंट, डीवीपी। इट इज़ नॉट डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, वो एक बैंक में डेजिग्नेशन होती है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेंडर पेमेंट। अब डायरेक्ट वेंडर पेमेंट के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। डायरेक्ट वेंडर पेमेंट में क्या होता है, आपका जो वेंडर है, वेंडर यानी बाल ट्रेडर, वेंडर यानी जो आपको सामान बेचता है ना। आप किसी से सामान लाते हो, राशन लाते हो, पानी लाते हो, चावल लाते हो, तो वो आपका वेंडर है, वो आपको सामान बेच रहा है, ठीक है। राशन वाला नहीं बोलते, राशन वाला हिंदी में, इंग्लिश में वो वेंडर होता है, नॉट सेलर। वेंडर, वेंडर इज़ अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, तो वेंडर है। अच्छा, तो वेंडर को पेमेंट हो जाती है, क्यों? बैंक बोलेगा ये काम करना, तुझे क्यों दे हम पैसा 80 लाख रुपए, मुझे पता है तुझे अभी 80 लाख उसको देने हैं। किसको? टकलू ट्रेडर अभी बाल ट्रेडर को पैसा देगा 80 लाख रुपए। तो एक काम करना, हम तुझे क्यों दे, तू कहीं और पैसा लगा देगा मार्केट में। एक काम करते हैं, हम सीधा डायरेक्ट वेंडर पेमेंट कर देते हैं। तो बैंक क्या करेगा, सीधा वेंडर के खाते में वो अकाउंट मतलब जो वेंडर का अकाउंट है उसमें पैसा क्रेडिट कर देगा। अच्छा, तो पैसा क्रेडिट कर दिया, तो पैसा सीधा वेंडर को पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ये पूरा कंसेप्ट है मशीनी टर्म लोन का। तो आई होप आपने ये वीडियो को समझा होगा। इसमें और क्या होता है, आरओआई कितनी होती है, ईएमआईज़ कितनी होती है, ये बैंक में जाकर ही आपको पता लगेगा कि एक्चुअली मशीनी टर्म लोन में और क्या क्या होता है। अगर मैं ऐसे समझाने लग गया ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा, और इसमें समझने लायक कुछ है नहीं। देखो उसमें होता क्या है, एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको। कोटेशन आई, उसने कोटेशन जो है, कोटेशन बैंक पे दे दी। अब कोटेशन देने के बाद यार मोटा मोटा हिसाब होता है, कोटेशन होता है। अच्छा, तो ठीक है। अब जब उसने इनवॉइस रेज़ करी, इनवॉइस इनवॉइस मतलब वही बिल, जैसे आप बस में टिकट लेते हो, टिकट कच 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 करके टिकट आती है ना, 5 रुपये की, 10 रुपये की, उस तरह इनवॉइस आती है। कोटेशन अलग से, कोटेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग और इनवॉइस इज़ अ डिफरेंट। कोटेशन बड़ा ब्रॉडर है, कोटेशन बहुत ब्रॉडर है। देखो मोटा मोटा 1 करोड़ की मशीनरी पड़ेगी, लेकिन तूने जब 20 लाख की फंडिंग कर दी या 20 लाख की पेमेंट कर दी, अब उसको इनवॉइस बनाना पड़ जाएगा। अच्छा, इनवॉइस एक काम करता हूँ, बना देता हूँ। तो इनवॉइस बहुत स्पेसिफिक होता है। इनवॉइस में साफ लिखा आएगा 1 करोड़ की मशीनरी है विद जीएसटी, 18% जीएसटी, 12%, 6%, जितना भी उस पर एप्लीकेबल है। आई थिंक जीएसटी तो अब 12% का रहा नहीं, अभी रिसेंटली आई थिंक कई कई सारे गुड्स से 12% जीएसटी हटा ही दिया पूरा, या फिर 12% जीएसटी हट गया। तो उतना घुसने की आवश्यकता नहीं है, वो सब बैंक खुद डिसाइड करता है कि भैया किसको कितनी फंडिंग करनी है। बोरोर ने आपको इन्वॉइस दे दिया बैंक को इन्वॉइस पकड़ाया, और बैंक उसके बिहाफ में फंडिंग कर देगा। अब बैंक देखेगा, देख एक चीज़ और है इसमें, बैंक देखेगा अच्छा तूने बात बता, तूने जो ये जो 20 लाख रुपए हैं तूने वेंडर को कैसे दिए, ओए टकलू बता। तो टकलू बोलेगा भाई मैंने ना कैश दिया। बैंक बोला भगले यहाँ से, चल चले कल। बैंक भगा देगा उसको। बैंक बोलेगा भाई देख, कैश वैश में कोई डीलिंग नहीं होती, सुन। क्योंकि आई थिंक एक इनकम टैक्स का एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट में एक लिखा है कि आप किसी भी बंदे को 10,000 से ऊपर की पेमेंट नहीं कर सकते एक दिन में। और आपने मशीनरी खरीदी है तो आई थिंक 2,000 रुपये से ऊपर का कैश आप दे नहीं सकते, वो डिसअलाउड एक्सपेंसिव माना जाता है। हम हालांकि हम उसकी चर्चा हम अलग से कभी करेंगे, अभी हम इनकम टैक्स की क्लास ही ले रहे हैं आपकी। तो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि 2,000 रुपये से ऊपर का अगर आपने पेमेंट करी है इन कैश, तो जितनी आपने पेमेंट करी है वो मशीनरी की कॉस्ट में मानी नहीं जाएगी। यानी आपकी मशीनरी 1 करोड़ की नहीं है, आपकी मशीनरी मानी जाएगी उतने की जितना आपने कैश दिया है। यानी आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे। तो कई चीज़ें होती हैं, वो हम आपको अलग से समझाएंगे। मैं खुद अभी ब्रशअप करूँगा उस नॉलेज को, उस सेक्शन को, तब मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। तो ये होती है पूरी पेमेंट। वो इनवॉइस लेके आया बैंक में, बैंक ने बोला अच्छा ठीक है, इनवॉइस तो दिख रहा है, और तूने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करी, तूने कैश नहीं दिया। तूने जो 20 लाख की जो पेमेंट करी है वो अपने सेविंग अकाउंट से करी है, अपने करंट अकाउंट से करी है। तो हमें तेरी बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो दिख रही है साफ साफ। अच्छा, बाल ट्रेडर को तूने क्रेडिट मारा है, यानी उसके अकाउंट में पैसा गया है और तेरा अकाउंट डेबिट हुआ है। अच्छा, मतलब पेमेंट हुई है। तो बैंक पूरा एनालिसिस करता है, जैसे कहता है परफ्यूस एक परफ्यूस एक सॉफ्टवेयर टाइप का है, उसमें परफ्यूस एनालिसिस होता है। उसमें पूरा एक
आप उसमें कमांड डालोगे, बोरो का अकाउंट नंबर डालोगे, पूरी स्टेटमेंट निकल के आ जाएगी, पूरी स्टेटमेंट। उसमें मैंने खुद वो यूज़ किया है। जब भी मुझे देखना होता है कि जो बोरोर है उसके सीसी अकाउंट में पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, वो पूरी अकाउंट का स्टेटमेंट आपको चाहिए तो आपको परफ्यूज एनालिसिस मिल जाएगा। और उसने किस अकाउंट में भेजे पैसे, किस बैंक में अकाउंट से उसने पैसा भेजा या पैसा दिया या गया, जो भी है आदान प्रदान, वो उस परफ्यूज से पता लग जाता है। तो बैंक ये सब पता लगाएगा। उसके बाद अंत में जाके ये निष्कर्ष एक कंक्लूजन पे आएगा कि हाँ भाई, वी आर गोइंग अहेड विद दिस 80% ऑफ द फंडिंग। वो बैंक बोलेगा भाई कि भाई देख, तेरी जो 80 लाख की पेमेंट है वो हम कर देंगे। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है, इक्विटी कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। वो मैंने वीडियो अलग से बनाई थी, लेकिन उसके ऊपर हम दोबारा चर्चा करेंगे, टेंशन मत लीजिए उसकी। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड वी विल कम अप विद मोर वीडियोज़ इन दिस चैनल, ऑन दिस चैनल। तो ऐसा ही साथ बनाए रखिए। अभी तो स्टार्टिंग ही है हमारी, 50-60 वीडियो भी नहीं हुई है हमारी पूरी। तो हम और भी वीडियोज़ लेके आएंगे, बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाली है। तो ऐसे ही अपना पेशेंस लेवल थोड़ा हाई रखिए। थैंक यू सो मच।